ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप मेरा सेक्शन यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2010 से लेकर 2022 तक, तो जिसमें मैंने पहले 2010 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करा दिया है। आज 2011 का सेकंड पार्ट है या सेकंड पेपर है। तो चलिए ये देखते हैं। आपने वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें रवि सिहाग ने बताया है कि यूपीएससी के प्रीवियस पेपर परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं और ये इससे क्या है, हमारा पढ़ाई का बेस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2011 बारे में जैव मूल एयरफॉल्ट बायो एयरफॉल्ट पर मूल्य सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पारंपरिक एयरफॉल्ट के विपरीत बायो एयरफॉल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। दूसरा नंबर इसमें बायो एयरफॉल्ट अनविनीकरण साधनों से निर्मित हो सकता है। बायो एयरफॉल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एयरफॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। सही कथन चुनें। तो इसमें सही कथन चुनना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा बी। देख सकते इसमें बी कथन सही हो जाएगा। इसमें दूसरा हट जाएगा, दूसरा नहीं है, तो इसमें 1 3 4 हो जाएगा। 1 3 4। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इसमें पूछ रहा है उत्सर्जन वाष्पीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। यानी एक क्वेश्चन में ये पूछा है कि कार्बन कोयला उत्सर्जन ऊष्मीय संयंत्र से कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। तो तीनों ही पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो उसमें सही आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भूअग्रगामी कक्षा में रखा जाता है। यह उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा में भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है और कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर नहीं होती है। इसमें चौथा नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सॉरी बी नहीं होगा, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है। हाल के वर्षों में भारत निरंतर उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तरोत्तर वाणिज्य फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्य का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। बढ़ती हुई आय के कारण लोगों के उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। सही कथन चुनें। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1 2। इसका सही कथन होगा 2 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें पहला गलत हो जाएगा 2 3।
सही हो जाएंगे। बढ़ती आय के कारण लोगों के उपभोग वित्त रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए और आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र के जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसकी मदद से पशुधन की वंशावली की जा सकती है। इसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण का ज्ञात हो सकते हैं। इसकी मदद से पशुओं के रोग से नस्लें विकसित की जा सकती हैं। सही कथन है, इसका सही कथन हो जाएगा 1-3। यानी सभी रोगों मानव रोगों को तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसमें दूसरा ऑप्शन, इसका ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 1-3। सही आंसर 1-3 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19 राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए स्वदेशी नागरिकों का भारत में आगमन है। आयात, निर्यात, उत्पादन, उपभोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिका से माइक्रोवेनियल फ्यूज सेल ऊर्जा धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? जीवित जीवों के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विधि प्रकार से अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो सही कथन चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 1-3। इसका आंसर 1-3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना। सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों की गई गहन कार्रवाई है जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरण कराना है जिससे बेहतर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके, खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। डीएस का सरकार चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है और जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र बनने का संभावित कारण क्या हो सकते हैं? विशिष्ट क्षोभमंडल की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतःप्रवाह और विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र समतापी मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतःप्रवाह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापी मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतःप्रवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं कि वैसे तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि, तो डी तो उसमें गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिसे
देश में अधिक एफडीआई तथा एफडीआई से अधिक निधि आए। तो ये पूछ रहा है क्रिया चालू खातों के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1-3। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, देख लें। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन करना है, निम्नलिखित में से किस तीन चीज़ों की व्याख्या करता है? जिला योजना समिति का गठन बनाने, तो जिला योजना समिति तो उसमें हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिनमें से एक स्रोत का झारखंड में है और दूसरा जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रभाव करने से पूर्व ऐसे स्थान पर संगम करती है जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ियों से कुछ दूर वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है कौन सा है? तो उसको स्थल कौन सा है? भितरकनिका, ये सही हो जाएगा उसमें। चलिए 13वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। ये आधार प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। विगत वर्षों में कीमत के स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है, तो 13वें में हो जाएगा सी। विगत वर्ष की कीमत पर स्फीति दर की गणना में आया प्रभाव है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 13वें का। चलिए 14वां क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिकी लाभांश से वाले देशों के रूप में की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी का लाभांश हो जाएगा उसमें 14वें नंबर में। 15 से 64 वर्ग अगर युवा जनसंख्या है तो जनांकीय लाभांश के रूप में होता है, तो 15 से 64 वर्ष की आयु जनसंख्या अधिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख सकते हो इसके क्वेश्चन ऑप्शन देखें। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से पुष्ट की गई। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन लाभांश के नीचे ला चुके होते हैं। उसमें सी ऑप्शन देखें। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है और कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियमित मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियमित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडिड टैक्स की विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखें। यह वो बिंदु लक्ष्य आधारित टैक्सेशन प्रणाली है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में मूल्य संवर्धन पर लाया जाता है। यह वस्तु तथा सेवाओं पर उपयोग के अंतिम चरण में लगाया गया टैक्स जिसका वह वहन अंत उपभोक्ता को करना पड़ता है, इसमें डी है। यह मूलभूत
रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व है कि उसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व है कि उसे सफलतापूर्वक के साथ लागू करने तक सीमित है। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था 17वां क्वेश्चन है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रण होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात और ना ही आयात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था होगी तो ना तो उसमें निर्यात होगा ना ही आयात होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, 18वां क्वेश्चन। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्यों? तो इसका उसमें ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन में मृदा जल अंगों में नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें 18 में हो जाएगा बी। ये जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही है, तो ये करंट से जो उस टाइम करंट था, तो ऐसे करंट के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप देख लें। तो उसका पहला ऑप्शन है, देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। यह पूर्वी एशियाई शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। रूसी संघ यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि यानी ब्रिक्स डीएस में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि। तो न्यू स्टार्ट संधि क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने के लिए की गई दो सामरिक महत्व की संधि है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ए। 19वें में ए आंसर हो जाएगा। चलिए, 20वें नंबर का क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन को एक बार देख लें। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो जाति भौतायकता, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वनस्पति महत्व, आशंका बोध, वनस्पति प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। इसमें 2, 4 गलत है, तो उसमें इसका देख पहला है और ये तीसरा है और 5, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 21वां नंबर का क्वेश्चन। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। वह समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, पादप उत्प्लवन प्रकाश संश्लेषण लेते हैं और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का ग्रहण कर लेते हैं। सही कथन चुने। तो 21वें में सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर सही हो जाएगा केवल 2। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक जो भी मेरी फर्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको भी पता ही होगा कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का बेस बनता है और जिससे
हमें पता चलता है कि हमें किस आधार पर पढ़ाई अपनी तैयारी करनी है। तो आप इसको मिस ना करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारी वीडियो लगातार आती रहेगी और सारे प्रीवियस के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं एक एक को सॉल्व कराऊंगा। जैसे पहले पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसके बाद सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है, कार्यतंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रभाव उपविलिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। सही कथन चुनें। इसमें सही कथन हो जाएगा केवल 2। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, पोषकों को सतह पर लाकर। चलिए 23वां क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि वर्षा वन की जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, क्योंकि जब वो पहले वाली जब वन काट दी जाएंगे तो जो ऊपर जो पोषक तत्वों की जो मृदा है वो भाग के चली जाएगी पानी के साथ, तो जिससे क्या वो पहले जैसी जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो वहाँ मृदा की पोषक का अभाव होगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे प्रयुक्त है? यहाँ वर्षा अधिक होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रमक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यह मनुष्यों को कम हस्तक्षेप है। तो 24वें में हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर बी, यह जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। चलिए 25वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। तो ये देख सकते हैं, भारत एवं निर्यात अधिनियम 1947 बिल्कुल सही है। खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 ये भी सही हो जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ये भी सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 ये चारों उसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी हो जाएगा। इसमें सभी 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे इसमें। चलिए 26वां क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्विविधात्मक भौतिकवाद। डी आंसर सही हो जाएगा उसमें। चलिए 27वां क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंग गति दीर्घ होती है। कौन सा कथन सही है? तो 27वें में देख सकते हैं, इसमें दोनों गलत हैं इसमें, तो ना तो ए ना तो 2, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए FDI तो क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स से, आपने रमेश सिंह पढ़ी हुई तो आपको याद आ रहा होगा।
अगर आप नए हैं तो रमेश सिंह ले सकते हैं, मैं आपके लिए सजेशन दूंगा तो बेहतर है। जो उसमें बेसिक है, बेसिक से समझ आया गया है, चलिए स्टूडेंट के लिए सही हो। प्रत्यक्ष विदेशी FDI तथा संस्थागत विदेशी निवेशकों जिसे FII दोनों ही किसी देश में निवेश से समृद्ध है। निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? FII बेहतर प्रबंधन कुशलता तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि FDI केवल पूंजी को लेकर आता है। इसमें B है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता को बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। इसमें 28 में सही आंसर हो जाएगा, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। और C और D को देख सकते हैं, नीचे पढ़ सकते हैं। ये देखो, FDI की तुलना में FII अधिक स्थानीय माना जाता है और केवल द्वितीय बाजार में प्रचलित होता है, जबकि FII के लक्ष्य को प्राथमिक बाजार में होता है। तो इसमें सही आंसर B हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन, बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म BT बैगन विकसित की गई है, तो उसका सही लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा A। इसमें नाशक जीव से बनाना है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन है, आम आदमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहले में देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार का मुखिया तथा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति 60 से 65 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए। उसमें थर्ड है, उसमें योजना में बीमाकृत व्यक्ति हमेशा कक्षा 9 से 12 तक के बीच पढ़ रहे बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो उसमें आंसर हो जाएगा 1-3, C आंसर सही हो जाएगा। देख लो एक बार। तीसरा ये और पहला ये है। इसमें इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति भूमिहीन जो ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया तथा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। इसमें ये गलत हो जाएगा। इसमें 30 से 65 उम्र की आयु का होना चाहिए, ये गलत है इसमें। तो 1-3 सही हो जाएगा इसमें C आंसर। चलिए 31वां क्वेश्चन है, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता रहता है, तो इस पद का क्या अभिप्राय है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, सल्फर मुक्त होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा A और 2। तो सो आंसर हो जाएगा B, सल्फर मुक्त नहीं होता है। ये तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, सही कथन चुनना था। चलिए 32वां क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसमें 32वें में हो जाएगा तुम्हारा, ये सही हो जाएगा कि न्यूटन की गति को कम करना होता है। ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन, 33वें क्वेश्चन को पढ़ें। भारत में किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होता है? वह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और संचालन कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय
या समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सही कथन चुनें, इसमें सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका आंसर सही हो जाएगा 1 3, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए, भारत में विकलांग व्यक्ति की संख्या लाखों में है। यह वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, कौन कौन से लाभ मिलते हैं अगर कोई विकलांग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है। मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके दिव्यांग व्यक्ति कर दिया है, तो आप दिव्यांग देख सकते हैं। देखें, इसमें पहला है, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता भूमि का आवंटन है, ये भी सही है। सार्वजनिक भवनों में ढलान की उपलब्ध होना, ये भी सही है। तो सही कथन देखना है उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों ही सही है, सही कथन चुनें। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें कि सही कथन है कि गलत कथन है। यही होता है जो गलत सही का, तो जिससे कि आप नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट लगा देंगे तो आंसर आपका गलत चले जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा किन किन उद्देश्यों को प्रोत्साहित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु उद्यमियों के लिए उद्यमी और परिस्थिति के अनुकूल उपहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में हेतु। तो सही कथन चुनना है इसमें से, तो सही कथन हो जाएगा उसमें। देख ले, सही कथन है, 1 हो जाएगा सही, दूसरा भी सही हो जाएगा उसमें, और तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 सही है। 35वें में 1 2 सही आंसर हो जाएगा, 1 2। 36वां क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो किसका अनुमोदन है, भारत की संसद का। 36वें में हो जाएगा बी। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो समूचा राजस्व कहाँ जमा होगा, तो भारत की संचित निधि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत की संचित निधि में। अगर हम प्राप्त जो संघीय सरकार से प्राप्त हुआ जो समूचा राजस्व है, जो भारत की संचित निधि में जमा कराएंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन, वित्त सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवा का प्रावधान कराता है। यह सेवा उपभोक्ता और स्वरोजगार में जुटाने व्यक्ति दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वे हैं ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं और निधि अंतरण सुविधाएं। तो सही कोड चुनना है इसमें, तो सही हो जाएगा उसका ये चारों, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, भूयुद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे समय अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे
प्रयत्नकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल एशिया की दो शक्ति चीन और भारत के बीच स्थित है। यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणनीति थी। और डी, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा ये डी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच जो इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन आपने 39वां देख लिया और उसके बाद है 40वां क्वेश्चन। उपहार उत्पादकों के क्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादनों में ट्रांसफैक्ट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या प्रभाव है? तो कंपनी के आहार उत्पादन में हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पाद वसा तेलों से निर्मित किए जाते। कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभावतः उपभोक्ता हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। सही कथन चुने। तो सही कथन हो जाएगा इसमें सही कथन हो जाएगा तुम्हारा 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम नरेगा 2005। तो इसमें सही आंसर चुनना है हमें। 41 नंबर का क्वेश्चन है। सही आंसर देखें। ये सभी प्रकार के वयस्क सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन। भारत की ओर पूर्व की ओर देखो नीति ईस्ट लुक वाली नीति है के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध के समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लें कौन सा कथन उसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा ए और तीसरा वाला ये हो जाएगा 1, 3 सही हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसमें पूछ रहे हैं कि वार्षिक बजट होता है जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं होगा तो क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर सकता है। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। देख सकते हैं लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है पॉलिटी से। आपने पढ़ी हुआ एम लक्ष्मीकांत जो बाइबल है एक तरह एम लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मूल कर्तव्य समय टॉपिक है। तुम्हारे मूल कर्तव्य जो हैं देख सकते हैं हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या है। लोग पूछा है मूल कर्तव्य नहीं है लोग चुनावों में मतदान करना, ये हमारा कोई मूल कर्तव्य तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये आ जाएगा।
और इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी सही है। तो उसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो उसमें ए ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं है। लोक चुनावों में मतदान करना, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी के अंतःप्रवाह को प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में ए और बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी इसमें 1, 2, 3 कथनों में कोई भी सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथन पूछे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार। तो मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा कथन मानव अधिकारों में आता है? तो मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी सही, भोजन करने का ही अधिकार है, तो तीनों उसमें सही हो जाएंगे 46वें में, तो सही आंसर हो जाएगा उसका डी, 1 और 3 देख सकते हैं। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? ज्वारनद मुख से पोषक तत्वों का प्रसार, मानसून में भूमि से जल भाव, समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर है, तो सही आंसर हो जाएगा उसमें 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये तीनों आंसर उसके सही हो जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों आंसर ये देख लें प्रश्न 47 नंबर के में, तो ज्वारनद मुख से पोषक तत्वों का प्रसार होगा, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्रों का उत्प्रवाह, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कौन सी क्रिया जो पृथ्वी में कार्बन चक्र और कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होगा, तो श्वसन और जैव पदार्थ जो अपचय ज्वालामुखी क्रिया है, ये पृथ्वी के कार्बन चक्र और कार्बन डाई को जोड़ती हैं। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वेसिनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों खतरों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? तो देखें, इसके ऑप्शन देख लें। ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्धारित देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वेसिनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक सामूहिक समान लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया समूह सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका देश है, जबकि वेसिनार व्यवस्था के सहभागी मुख्य यूरोपीय संघ और
अमेरिकी या महाद्वीपियों के देश से हैं, तो सही कथन चुने। तो इसमें देख ले 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके सही आंसर हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे ना तो ए ना तो दो, आंसर हो जाएगा डी। देख सकते हैं ये आप क्वेश्चन को, ये इसके क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है ना तो एक ना तो दो। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको सही दिखे। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतों हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इस किस कारण होता है? बर्फ ऊष्मा की सुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मीय हानि नहीं होती है। जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिक होती है। और इस संदर्भ में ए और बी सी कथनों में से कौन सा कोई भी सही नहीं है? तो देखें इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिक होती है। इस क्लास में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में 50 के 100 तक सॉल्व कराया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में फिर से मिलते हैं।